आइए दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी करें हमारे साथ, क्योंकि हमारा मकसद 33 नहीं बल्कि 99% मार्क्स लाना होता है। तो इसी सिलसिले में क्लास 9th हिंदी क्षितिज में 2 बैलों की कथा इस पार्ट के पूरे क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। तो भाई बिना देरी के हम सीधा प्रश्नों पे चलते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? ये सवाल कई बार एग्जाम में आ जाता है। कांजी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पर कैद पशुओं को रखा जाता था। जो भी आवारा पशु हैं उनको वहाँ पर कैद करके रखा जाता था और उन पशुओं की फिर नीलामी होती थी, है ना। तो उनकी हाजिरी क्यों ली जाती है? क्योंकि आपके स्कूलों में भी हाजिरी ली जाती है, ताकि ये हम आंकड़े देख सकें कि कितने पहले थे, कितने अभी हो गए हैं, कितने मर गए हैं, कितने गायब हो गए हैं, कितने नए आए हैं, ये सारी जानकारी के लिए। तो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती है कि इससे पशुओं की संख्या की जानकारी हो जाती है, ताकि कोई जानवर अगर कैद से भाग जाए तो उसका पता भी लगाया जा सके कि कौन सा जानवर कहाँ गया और कितने नए जानवर आए हैं। तो हाजिरी इसीलिए स्कूलों में भी ली जाती है ताकि बच्चों की संख्या का पता चल सके। अगला सवाल है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? जो छोटी बच्ची थी गया के घर में, उसको बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया था और वो दोनों बैलों को एक एक रोटियां खिला दिया करती थी। तो सवाल ये कि उसे प्रेम क्यों उमड़ आया? देखिए, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने का कुछ रीजन था, कुछ कारण थे। पहला यह था कि छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं जो अपने मालिक से दूर है। जो दोनों बैल हैं वो भी अपने घर से, अपने मालिक से दूर हैं, और यहाँ पे जो छोटी बच्ची है वो भी अपनी माँ से दूर है। तो उसे लगा कि भाई इन बैलों की कंडीशन भी मेरी तरह है, और जैसे मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये बैल भी दुखी परेशान होंगे। दूसरा है कि छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती बहुत थी, बहुत काम करवाती थी, और हीरा मोती पर भी अत्याचार होता था। उन्हें भी मारा पीटा जाता था, बहुत काम लिया जाता था, सताया जाता था, है ना। तो दोनों के साथ सेम जब हो रहा था तो एक आत्मीयता हो गई, अपनापन सा छोटी बच्ची को उनके प्रति हो गया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए? ये भी सवाल कई बार आ जाता है। भाई कहानी में नीति विषयक मूल्य, कई बार क्या होता है, बच्चों को आंसर तो आ रहा होता है लेकिन उन्हें प्रश्न समझ में नहीं आता है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको ये पूरा चैप्टर समझना है तो उसकी प्रॉपर वीडियो बनाई है, और किस सब्जेक्ट किस चैप्टर की आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं आप मुझे कमेंट में भी बता दीजिए। अपना नाम और अपने स्कूल का नाम जरूर मेंशन करें। नीति विषय का मतलब होता है सही बातें, अच्छी बातें। तो दोनों बैलों के माध्यम से बहुत सारी अच्छी बातें की गई है, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। 2 बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने पशुओं तथा मनुष्यों के बीच भावनात्मक संबंधों का वर्णन किया है। इस कहानी में स्वतंत्रता के मूल्य की बात कही गई है। भाई आज़ादी, सबसे पहला चैप्टर ही आज़ादी पर है। स्वतंत्र रहना किसी भी प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या पशु हो, कोई भी जीव जंतु जानवर हो। स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी कभी सहजता से नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो ये नीति विषयक मूल्य है कि हमें आज़ादी के लिए या अपना हक पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरा ये कि इस कहानी में बार बार बैलों के माध्यम से प्रेमचंद ने ये कहा है कि नारी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। जब हीरा ने कहा कि मैं इस छोटी बच्ची की माँ को मार देता हूँ, तो मोती ने कहा नहीं भाई, इंसान भले अच्छे काम ना करे, गलत काम करे, महिलाओं के साथ अत्याचार करे, लेकिन हम जानवर नहीं करेंगे। तो ये कहा गया है कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। बात ये नीति विषय मूल्य की दोस्ती कैसे निभानी चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत से कैसे रहना चाहिए, मालिक के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, और दुश्मनों के प्रति कैसा हमें भाव रखना चाहिए। बहुत सारी नीति विषय मूल्य यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा आपको कुछ और लगता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी में कौन सा नीति विषय मूल्य आपको अच्छा लगा। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख शब्द का प्रयोग न करके एक नया अर्थ दिया है। आमतौर पर गधे को लोग मूर्ख कहते हैं, लेकिन प्रेमचंद ने यहाँ पर गधे को मूर्ख नहीं कहा है, कुछ नया अर्थ दिया है। गधे को उन्होंने साधु बताया है, गधे को उन्होंने सज्जन बताया, ऋषि मुनियों की श्रेणी दी है ना। जो अक्सर क्या होता है, ऋषि मुनि बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, वो सबसे प्यार से रहते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं। तो कुछ ऐसा ही इसमें भी रखा है।
गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। गधा यानी कि मूर्ख, आमतौर पर हम भी कहते हैं बड़ा गधा है, तू बड़ा गधा है, तो ये गधा मतलब मूर्ख है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। साधुओं की तरह उसे देखा है, जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं। प्रेमचंद ने स्वयं कहा कि सद्गुणों का इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त भी नहीं है। भाई बहुत ज़्यादा सीधे मत बनो, अदरवाइज आपको गधा समझा जाएगा। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, मूर्खता नहीं। तो उन्होंने इसे ये नहीं कहा कि गधा मूर्ख है, ये कहा है कि गधा सीधा है, इसलिए लोग उसे मूर्ख समझते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों भी, भाई आपकी क्लास में देखो, जो टीचर आपको डांटे उससे आप डरते हो, लेकिन जो टीचर आपको कुछ ना कहे आप उसकी सुनते ही नहीं हो, ना उससे पढ़ते हो, है ना। तो सीधापन सही नहीं है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए जब हमें लगा कि हीरा और मोती पक्के दोस्त थे, और हमें भी सिखाते हैं कि दोस्ती कैसी होनी चाहिए। हम तो भाग जाते हैं, मुसीबत के समय दोस्त को छोड़ करके भाग जाते हैं। बहुत सारे आपके भी कई बार दोस्त आपको मुसीबत में छोड़कर भाग गए होंगे, या उन्होंने आपके साथ दगाबाजी की होगी, धोखा किया होगा। सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके दोस्त ने आपके साथ कब और किसने धोखा किया, दगाबाजी की। अब देखो यहाँ पर दोनों बैलों के माध्यम से इन्होंने दोनों बैलों में घनिष्ठता कब दिखाई है। दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते तो गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय यही चेष्टा करते कि ज़्यादा वजन मेरी गर्दन पे हो, जबकि हम दोस्त क्या करते हैं, ज़्यादा परेशान मेरा दोस्त हो, मैं मज़े में रहूँ। लेकिन हीरा मोती ऐसा नहीं सोचते थे, वो सोचते थे कि ज़्यादा वजन मेरे पास हो। हीरा सोचता था मेरे पास होना चाहिए, मोती सोचता था मेरे पास होना चाहिए। एक दोस्त की यही पहचान होती है कि वो दोस्त को आराम करवा के खुद उसका दुख ले ले। दिन भर के बाद दोपहर में जब वो एक जगह खाने की जगह आते थे तो दोनों एक दूसरे को चाट चूट करके अपनी थकान मिटाते थे, हैं। तो भाई एक दूसरे को चाटना यानी कि प्यार करना। नांद में जब खली भूसा पड़ जाता था तो दोनों एक साथ मुंह डालते, एक साथ उठाते, मतलब बराबर खाएंगे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। हम क्या करते हैं भाई, एक ने हटा लिया तो हम झपट्टा मारते और फिर उसी टाइम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्ती कैसे होनी चाहिए वो बताया। मटर खाते समय मोती पकड़ा गया तो हीरा भी वापस आ गया और हीरा भी कांजी हाउस में बंद हो गया। उधर जब बाद में आपने देखा कि जब मोती हीरा को तो डंडे रसीद कर दिए थे कांजी हाउस में, और हीरा वहाँ पर मोती वहाँ पर भाग सकता था, लेकिन मोती भागा नहीं, वो हीरा के लिए रुका रहा। तो दोस्त के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए वो इस कहानी में दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है या भूले जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण का स्पष्ट कीजिए। सबसे पहली बात तो ये सवाल का आंसर ऊपर भी आ गया है, लेकिन औरत जात पर सींग नहीं चलाना है। हीरा ने मोती से कहा, जब मोती ने कहा कि लड़की की माँ को मैं मार गिराता हूँ, लेकिन मोती ने कहा भाई नहीं, हमें औरत जात का उस पर सींग नहीं चलाना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए। क्यों ऐसा प्रेमचंद कहना चाह रहे हैं? प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान की भावना थी। नारी का स्थान सर्वोपरि है समाज में। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहाँ देवता होते हैं। लेकिन हमारे देश में देखो नारियों का कितना अपमान किया जाता है, कितना प्रताड़ित किया जाता है। तो हीरा मोती उसी बात को यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि भैया स्त्रियों पर सींग नहीं चलाना चाहिए। सींग का मतलब उन पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अमानवीय कहा है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पात्र का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है तथा उन्होंने स्त्री प्रधान रचनाएं भी की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण बहुत ही कमाल का था। ठीक है, आप हमसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर आईडी मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, और भी दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपके लिए डाले हुए हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का आपसी संबंध कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, ये किस प्रकार व्यक्त किया कहानी में। भाई सिर्फ पशु ही इंसान के बारे में ना सोचे, मालिक के बारे में ना सोचे, मालिक भी पशुओं के बारे में सोचे। तो पशु अपने मालिक के बारे में, मालिक अपने पशुओं के बारे में,
और अगर किसान की बात आ जाए तो भाई किसान आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह से चलने लगे खेत, लेकिन फिर भी बैलों से बहुत काम लिया जाता, किसान लेते हैं। तो उसी बात को यहाँ पर बताया कि हीरा मोती अपने मालिक के प्रति वफादार थे और जो मालिक है झूरी वो अपने बैलों के प्रति बड़ा वफादार था। किसान के लिए मनुष्य वरदान के समान है। किसान के लिए पशु, अगर किसान के पास पशु ना हो, चाहे वो गाय ही क्यों ना हो, बकरी क्यों ना हो, क्योंकि किसान जीवन जो है वो पशुओं से मतलब उसका चलता है। किसान हल चलाने, बोझा ढोने, पानी खींचने और सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्यार करता था, ऐसे जैसे अपने बच्चों से प्यार करता है। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता है। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं, बड़ा प्रेम किसान अपने पशुओं से करता है। और किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने के लिए तैयार होते हैं। हीरा और मोती ने कहा कि अगर हमसे इससे काम नहीं चला तो हमारा मालिक झूरी हमसे और काम ले लेता, हम 1 घंटा और काम कर लेते, लेकिन हमें गया के घर क्यों बेचा। दोनों को लगा कि हमें शायद बेच दिया। तो भाई ऐसा नहीं कि मालिक ही अपनी वफादारी दिखाए, जानवरों को भी अपनी वफादारी हो। जानवर तो मुझे लगता दिखाते हैं। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे तो आशीर्वाद देंगे। जब मोती ने कांजी हाउस से बाकी जानवरों को भगा दिया और गधे वहीं पड़े थे, गधों को भी सींग मार मार के भगाया कि भाई भागो जाओ, खुद पड़े रहे लेकिन बाकी सबको भगा दिया। फिर उसने कहा कि भाई चलो कोई बात नहीं, 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे तो आशीर्वाद देंगे। तो मतलब मोती के इस कथन से आपको क्या समझ मिली? मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। सबसे पहली चीज, वो दयालु प्रवृत्ति का था। दूसरा, मोती सच्चा मित्र भी था। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तीसरा, मोती परोपकारी था, तभी वह कांजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। भाई परोपकारी, दूसरों के बारे में भी सोचना है। हम कोई बात नहीं, बंद है तो क्या हो गया, दूसरे तो भाग सकते हैं। मोती साहसी भी था। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित करता है, वो साहसी भी है। मोती अत्याचार का विरोधी भी है, इसलिए उन्हें कांजी हाउस की दीवार को तोड़ करके विरोध प्रकट किया। और दूसरा, वो भगवान पर भी भरोसा करता है, क्योंकि उसने कहा कि वे तो आशीर्वाद देंगे, तो दुआओं में, आशीर्वाद में विश्वास रखता है। और यही शायद उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद ही रहा होगा कि फिर बाद में हीरा और मोती उस दरियल से भी छूट गए। आगे है कि अवश्य ही उनमें ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। सभी प्राणियों में सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य है, और मनुष्य को लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बुद्धिमान हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जीवों में ज़्यादा है, इंसान में नहीं है। वो है गुप्त शक्ति। कौन सी गुप्त शक्ति? आपस में टॉकिंग कैसे कर लेते जानवर, आँखों में बातें कर लेते, इशारे में बातें कर लेते। इंसान जो है दिल की बात नहीं समझ पाता। कई बार हम मुंह से बता भी देते तब भी समझते ही नहीं। हमारे जो दोस्त हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे घर वाले हमारी बात को समझ ही नहीं पाते। मतलब मुंह से कहने के बावजूद भी समझ नहीं पाते। लेकिन जानवर कुछ गुप्त शक्ति है जो बिना बोले ही समझ जाते हैं। हीरा और मोती बिना कुछ वचन कहे, बिना कुछ बोले एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों में श्रेष्ठ मानता है, मनुष्य को लगता है कि मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान हूँ, पर जानवरों में जो ये टैलेंट है कि वो बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की समझ जाते हैं, ये इंसान में भी नहीं है। किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं है, वह दूसरों के मनोभावों को भी नहीं समझ पाता, यहाँ तक कि भाई कहने के बावजूद भी नहीं समझ पाता। उस एक रोटी से उनकी भूख क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये भी प्रश्न कई बार आ जाता है। छोटी बच्ची गया के घर में छोटी बच्ची उन दोनों को एक एक रोटी खिला देती। अब ये बैलों के लिए एक रोटी क्या है, ऊँट के मुंह में जीरा है, ऊँट के मुंह में जीरा डाल दो क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर, पेट की भूख नहीं मिटती, लेकिन हमारी मन की भूख मिट जाती है। हमें सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि अच्छे लोग भी हैं। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपना अपमानपूर्ण व्यवहार किया। गया ने उन्हें परेशान किया, मारा पीटा, उन्हें खाना नहीं दिया, जम करके काम लिया। इसलिए वे क्षुब्ध थे, बड़े दुखी थे।
परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर के उन्हें एक एक रोटी ला दी। यद्यपि हीरा और मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी रोटी से, वो खूब सारा चारा खाते हैं, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम को अनुभव किया और वो प्रसन्न हो गए, उनके दिल को भोजन मिल गया, है ना। कई बार मम्मी प्यार से हमें बासी भी खिला दे, हमें बड़ा अच्छा लगता है, अपने हाथ से खिला दे। कई बार हमारे लिए 56 भोग बना दो और हमारी मार पिटाई कर दी मम्मी ने, फिर खाओ, भाई फिर मज़ा नहीं आता, नहीं। तो आपके साथ भी कई बार ऐसे हुआ होगा, आप अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में ज़रूर देते रहिए। अगला सवाल है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में ये कि वह हीरा और मोती के व्यवहार से दुखी था, इसलिए उन्होंने सूखा चारा दिया। अगला सवाल है, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। भाई शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन प्रताड़ना भी, उन्हें मारा भी गया, पीटा गया, उन्हें परेशान भी किया गया। हीरा मोती की इस प्रतिक्रिया पर अपने तर्क दीजिए। भाई ऑब्वियसली जब आप शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो आपको परेशान भी किया जाएगा, आप परेशान भी होंगी। सच परेशान हो सकता है लेकिन छुप नहीं सकता, है ना। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं, वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो कैद से आज़ाद होना हो, चाहे वो दूसरे अत्याचार करे तब आवाज़ उठाना हो। उन्होंने झूरी के साले गया का विरोध किया तो सूखी रोटियां और डंडे खाए। उन्होंने कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़ गए। मेरे विचार से उन्होंने शोषण का विरोध करके ठीक किया, क्योंकि शोषित रहने से कुछ नहीं होगा, भले डंडे खाए, भले सूखा भूसा मिला, भले अपमान मिला, लेकिन अंत में जीत उनकी हुई। और भाई आज हम चैप्टर के रूप में पढ़ रहे हैं हीरा और मोती को, तो हमारे ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। आप हमारे स्वतंत्रता सेनानी में सबसे ज़्यादा किसके दीवाने हो, किसे पसंद करते हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपने जो भी ओपिनियन है वो शेयर ज़रूर करते रहें। शोषित को भय और यातना के सिवा कुछ नहीं मिलता। अगर आप अत्याचार सहन करते रहोगे तो अत्याचार करने वाला अत्याचार करता रहेगा। लेकिन अगर आपने आवाज़ उठाई, हो सकता है उस समय आपको ज़्यादा प्रताड़ना मिले, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा पाओगे। क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की ओर इशारा करती है? बिल्कुल आज़ादी की ओर इशारा करती है। और यहाँ पर प्रेमचंद जी ने इस कहानी का मेन उद्देश्य आज़ाद कराना ही समझा था, है ना। तो आज देश को आज़ाद कराना था। यह कहानी अप्रत्यक्ष रूप से आज़ादी के आंदोलन की ओर संकेत करती है। भाई हमें आज़ादी आराम से नहीं मिलेगी, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, हमें पाना पड़ता, हासिल करना पड़ता है अपना हक, है ना। तो हक देता कोई नहीं है, उसे हासिल करना होता है। यह कहानी 2 बैलों से संबंधित है। दोनों बैल संवेदनशील और क्रांतिकारी भारतीय हैं। दोनों मिलकर आज़ादी पाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। ये अपने देश यानी कि झूरी के घर से बहुत प्रेम करते हैं। उन्हें दूसरे देश यानी कि दूसरे घर में, गया के घर में रहना पसंद नहीं। स्वदेश जाने के लिए हर बाधा का डटकर सामना करते हैं। अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए, मैं अपने घर जाना है तो अपने देश को आज़ाद करना मतलब है। भूखे प्यासे रहना पड़ता है, कैद में रहना पड़ता है, क्रांतिकारियों की तरह लड़ना पड़ता है, मार खाना पड़ सकता है, कई सारी समस्याएं हो सकती है। उसके बावजूद भी डट कर के सामना करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, ये था 2 बैलों की कथा। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर भी समझ आ चुका होगा, क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ चुके होंगे। अब आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। और किस चैप्टर के आप क्वेश्चन आंसर चाहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिए। उसी पर वीडियो बना करके मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। कैसे लगी वीडियो, प्यारे प्यारे से कमेंट भी आप करते रहिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हर एजुकेशनल अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।